वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की 2020 का जो ये पेपर है इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस है जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस हैं 1 मार्क्स के। इसे शुरू करते हैं आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। आप पहले उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट देखने में आसानी हो और समझ आए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हम एक क्वेश्चन से कैसे वेरियस क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं इसे 2 मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। व्हाट बेस्ट कैन बी डन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ अ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन बना सकते हैं बाहरी सुरक्षा को लेते हुए। ठीक है, हिंदी में बाहरी सुरक्षा, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। और जो हमारी बेसिकली सिक्योरिटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, अगर हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा ले सकते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ का सहारा ले सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो पावर्स है, बैलेंस ऑफ पावर्स है, उसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा अप्रैल 1949 में अमेरिका ने एक संघ बनाया था जिसे उन्होंने नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जो दूसरी कंट्रीज़ थी, जो यूएसएसआर जैसी कंट्रीज़ थी, उन्होंने अमेरिका से बचने के लिए ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए क्या बनाया, वारसा। वारसा जिसे 1955 में बनाया गया था ईस्ट की कंट्रीज़ द्वारा यानी यूएसएसआर द्वारा। तो एक ये अच्छा वे है जिससे आप बैलेंस ऑफ पावर ला सकते हो, एक तरफ अमेरिका का नाटो और दूसरी तरफ वारसा को लाके। अच्छा, हम और क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ बड़ी पावर्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस का सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसा डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करने से पहले डरे। ये आंसर है। वन कैन बिल्ड इट्स ऑन मिलिट्री पावर, तो एक देश अपनी खुद की सेना बना सकती है। कैन डेवलप और रिलेशंस विद बिग पावर्स, तो बड़े देशों से आप अच्छी संधियां कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो बड़ी कंट्रीज़ के किस काम की है, कि जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं सुपर पावर्स है उनके लिए किस तरह से हेल्प कर सकती है। जैसे ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है, उनके लिए अच्छी सेना ट्रूप्स प्रोवाइड करवा सकती है, उनके लिए डिटेक्टिवनेस प्रोवाइड करवा सकती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकती है। डेवलप इट्स इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजिकल पावर, तो जो कंट्रीज़ हैं बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के टेक्नोलॉजिकल वे में हेल्प कर सकती है। देखो, अगर एक देश अगर दूसरे देश में अपना पैसा लगाता है, ट्रेड करता है, तो कभी भी एक देश नहीं चाहेगा कि उसके जो संबंध है वो दूसरे देश से बिगड़े या खराब हो। जैसे कि आपको पता है, अगर आज के समय अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशन करने हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंपल सा एग्जाम्पल है वो हमारे सामने क्या है, ट्रेड, व्यापार। अगर हम अच्छा व्यापार कर देना तो इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। इसको छोड़ के हम और क्या कर सकते हैं, हम P2P। P2P क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, यानी भारत से लोग पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान से लोग भारत में आए, तो इससे क्या हो सकता है, भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं और काफ़ी हद तक बहुत हम कह सकते हैं कि सुधर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज करने 2 कॉजेज जिसने स्प्लिट किया कांग्रेस को 1969 में। तो ऐसे कौन से 2 कारण थे जिसकी वजह से 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, तो ना मैं आंसर के साथ ही आपसे और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करता हूं। देखो कौन कौन से रीजन थे। सबसे पहली बात क्या थी कि 1969 का जो इलेक्शन था इंडिया के अंदर वो एक्चुअली अपने आप में काफ़ी कहते हैं एक ड्रामेटिक इलेक्शन था जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था। एक्चुअली विंटर डेज है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो माउथ भी ढंग से ओपन नहीं हो पा रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। 1969 में क्या था, कांग्रेस बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड हो चुकी थी। ये मैं ओ और आर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग अपना टाइम सेव करो और सेव करते हुए फर्स्ट पार्ट देख लेना। जो ओ थी वो के कामराज मोरारजी देसाई की सरकार थी यानी सिंडिकेट वालों की थी, और जो आर थी वो इंदिरा गांधी की थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली वीवी गिरी को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया था, और जो ओ था कांग्रेस ओ, उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया था। एक्चुअली जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो इन दिनों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और तय था कि वो राष्ट्रपति का चुनाव बड़े प्यार से जीत जाएंगे, बट शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और वीवी गिरी कुछ ही वोटों से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा विभाजन देखा गया था। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था
कि ऐसे कौन से दो कारण थे जिसकी वजह से 1969 में जो कांग्रेस थी वो बट गई थी। तो उसके कारण देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में अंतर आ गए थे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये सिंडिकेट क्या है। आपने सिंडिकेट बैंक सुना होगा, अगर आप इसकी हिंदी करो ना लगभग, तो सिंडिकेट का मतलब होता है कांग्रेस के अंदर प्रभुत्वशाली नेताओं का ग्रुप। ठीक है, तो हम सिंपल से वे में कह सकते हैं आप पावरफुल लीडर इन अ कांग्रेस, जैसे कि के कामराज, मोरारजी देसाई, ये वो नेता थे जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे, जिनके जो पार्टी थी वो एक तरह से सिंडिकेट थी। यही वो नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया या लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। जब हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो सिंडिकेट का ही था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है सिंडिकेट क्या है, तो सिंडिकेट कांग्रेस के ही कुछ दिग्गज नेताओं का एक समूह था। ठीक है, अगला क्या है, रेवोल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय इंदिरा गांधी वर नॉट लाइक्ड बाय द सिंडिकेट। तो इंदिरा गांधी ने कुछ फैसले लिए थे जिस फैसले को सिंडिकेट द्वारा पसंद नहीं किया गया। उसमें से एक फैसला क्या था कि 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देखो नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण क्या होता है, सिंपल से वे में अगर बात करी जाए ना, तो अब जो सरकार है, सरकार के सर्विलेंस में बैंक है, सरकार जैसे बोलेगी बैंक वैसे ही वर्क करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई को एक एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जिसके अंदर उसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इस तरह से अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। तो पहले बैंक अपनी मनमानी करते थे और छोटे लोगों का भी पैसा ना के बराबर ही जमा हो पाता था। छोटे लोग डरते थे, बैंक पे सिक्योरिटी नहीं रखते थे, सोचते थे बैंक अच्छा नहीं है तो बड़े लोगों का है। तो इंदिरा गांधी ने जो बैंकों की पहुंच थी वो वास्तव में छोटे छोटे लोगों तक पहुंचा दी। वर्तमान में 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है, 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इंदिरा गांधी के इस स्टेप को गलत माना गया सिंडिकेट द्वारा। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने प्रिवी प्रेस को खत्म कर दिया। अब ये प्रिवी प्रेस क्या था, एक्चुअली जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी तो भारत के अंदर 565 रजवाड़े थे, 565 प्रोविंशियल स्टेट थे। और प्रोविंशियल स्टेट क्या होते हैं, मतलब रजवाड़ों का मतलब वो होता है जहाँ पे राजाओं का स्थान हो। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे और अगर आप इंडिया के मैप को अभी आप क्या देखते हो कि यार भारत में क्या है, बेसिकली 28 राज्य है। अगर भारत के 565 राज्य बना दिए जाए तो कैसा लगेगा देखने में। आप इमेजिन करके शायद सोच लोगे यार क्या मतलब अजीब सी बात कर रहे हो सर आप, 565 राज्य भारत के अंदर, हमें तो समझ ही नहीं आएगा फिर हम कौन से राज्य में बैठे और कौन से राज्य में जाना है हमें। ठीक है, इवन अगर आपको सोचो, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, अगर मेरे को दिल्ली से हरियाणा जाना है, यूपी जाना है, राजस्थान जाना है, तो मुझे हर जगह जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सोचो 565 रजवाड़े कैसे दिखेंगे हमें देखने में। तो इस समस्या को खत्म किया गया था सरदार पटेल द्वारा। ठीक है, और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा मिलकर प्रिवी प्रेस यानी एक भत्ता, जिसे आप वेजेस कह सकते हो, भत्ता दिया गया था राजाओं को कि आपको महीने का या साल भर का इतना पैसा मिलेगा, आप भारत के साथ शामिल हो जाओ। तो इंदिरा गांधी ने 1960 के दशक के बाद जब 1970 का टाइम पीरियड आया था, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और 1970 के दशक में एक जो फैसला लिया गया वो था प्रिवी प्रेस की समाप्ति, जिसकी वजह से रजवाड़े भी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गए थे। साथ ही साथ इंदिरा गांधी का नारा कि गरीबी हटाओ, लेकिन सिंडिकेट का नारा उसके विपक्ष में था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार जो कांग्रेस आर थी और जो के कामराज मोरारजी देसाई की सरकार थी कांग्रेस ओ, इनके बीच में बातें ढंग से नहीं हो रही थी और आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके थे। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट इन 1969 वेयर इंदिरा गांधी सपोर्टेड वीवी गिरी हु वाज नॉट द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो ये ऑलरेडी मैंने बात बता दी कि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया, जबकि सपोर्ट तो नीलम संजीवा रेड्डी को किया जा रहा था कांग्रेस द्वारा। बट इंदिरा गांधी को अपना एक वर्चस्व दिखाना था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस ओ के अगेंस्ट जाके कांग्रेस आर के लिए एक अलग कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी 2 रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय द मंडल कमीशन। तो जो मंडल आयोग था उसकी कौन सी 2 सिफारिशें थी उसकी हम बात करते हैं। तो अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो जो मंडल आयोग है उनका पूरा नाम है बीपी मंडल, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि बीपी मंडल का पूरा नाम लिखो, तो हम तो यार पढ़ के जाते हैं मंडल आयोग मंडल आयोग। सो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि बीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो बीपी की फुल फॉर्म है
विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर हम सोचेंगे यार कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, बुक से ही आता है सब कुछ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मिलके पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, तो जो मंडल आयोग था उसकी कौन सी 2 रिकमेंडेशन थी? पहली रिकमेंडेशन थी 27% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी, तो ओबीसी क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और इन्होंने किसकी मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी, मंडल आयोग ने मांग करी थी लैंड रिफॉर्म की, कि जमीनी स्तर पे सुधार किए जाए, जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास वाले हैं, इनके लिए लैंड रिफॉर्म किया जाए ताकि खुद से कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके, अपनी कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, ताकि क्या हो, एक अच्छा प्रोडक्शन दिख सके। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम लेके कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होके आ जाए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है काफ़ी समय से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ SC, ST, OBC और आपने एक सुना होगा EWS। तो हम बात करते हैं SC को कितना रिजर्वेशन है, तो हमारे यहाँ SC को 15% रिजर्वेशन है, ST को जो है 7.5% रिजर्वेशन दे रखा है, और जो OBC हैं इनको 27% रिजर्वेशन दे रखा है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन्हें मिला हुआ है 10% रिजर्वेशन। तो अगर हम इनको टोटल करेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, 27 येरा, ठीक है, 7.5 येरा और 15 येरा, यानी 22.5 और 27, यानी 49.5 तो ये हो गया, ठीक है, 49.5 ये हो गया, और 10 ये, यानी 59.5, यानी लगभग हमारे यहाँ 60% तो रिजर्वेशन दे रखा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक इंदिरा साहनी केस हुआ था, इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, या यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया कह सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंदिरा साहनी के बीच में केस हुआ था। उसमें यह बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, और जो गवर्नमेंट में समय समय पे मांग आती है कि हमें रिजर्वेशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बोला गया था, केस के दौरान जो जजमेंट आई थी उसमें ये बोला गया था कि रिजर्वेशन ना कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बट वास्तविकता में आज तो रिजर्वेशन लगभग 60% पहुंच चुका है। तो ये देखो, समय की मांग है कि समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती है। हालांकि आपको पता होगा, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, कि जब BR अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की मांग करी थी, जब बात करी थी, तो उन्होंने रिजर्वेशन आज के हिसाब से नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि 90-50 का टाइम चल रहा है अभी, और जो रिजर्वेशन होगा वो केवल 90-60 यानी 10 सालों तक रहेगा, वो भी ऑपरेशनल रहेगा। ऑपरेशनल वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसी इन लोगों की क्लास अच्छी हो जाती है, इन लोगों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है, जो भी SC ST OBC में आते हैं, उस समय OBC नहीं हुआ करते थे, केवल SC ST थे। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। डिफरेंस क्या होता है? SC जिसे आप अनुसूचित जाति कहते हो, मतलब जो कॉमनली आपको दिख जाएंगे, और ST शेड्यूल ट्राइब जिसे आप अनुसूचित जनजाति कहते हो, जो मतलब जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर MP के कुछ एरिया में जाओगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के या झारखंड के कुछ एरिया में जाओगे, तो आपको कुछ ST मिल जाएंगी, आदिवासी जनसंख्या के लोग मिल जाएंगे, हालांकि बहुत रेयर है आज के समय, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अंबेडकर जी ने बोला था कि 10 ईयर्स के बाद इन चीज़ों को हटा दिया जाएगा, बट आज भी आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन अलग हो चुका है, एक अलग रूप ले चुका है। कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन करने के लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो भी वर्ग के होते हैं, ट्रेन की पटरियों पर बैठ जाते हैं, ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स को आग लगा देते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन देखा जाए, देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड में रिजर्वेशन वहाँ तक ही ठीक है जहाँ तक आप अपनी एजुकेशन के लिए मांग कर रहे हो। बट अगर आप रिजर्वेशन के आधार पे किसी जॉब्स को ले रहे हो, और जॉब्स को लेने के बाद आप उसके लिए डीम फिट यानी एक सही कैंडिडेट नहीं हो, तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो और अपनी नेशन के साथ भी धोखा कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इन विच 4 ways आर द स्मॉलर स्टेट हेल्पफुल टू अ सुपर पावर एज देयर एलाइज, ठीक है। तो ये तो शायद क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ऐसे कौन से तरीके थे जिससे जो छोटे स्टेट थे वो बड़े स्टेटों की मदद करते थे। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो छोटे स्टेट थे वो क्यों जाते थे बड़े स्टेट के पास। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और आंसर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑयल के लिए जाते थे, ठीक है, लैंड के लिए जाते थे, रिसोर्सेज के लिए जाते थे, वेपन्स के लिए जाते थे, ठीक है, डिटेक्टिवनेस के लिए जाते थे। तो ये सारे तरीके होते थे। आपको अगर ये ढंग से देखना है, इलेबोरेट वे में देखना है, तो आप निशो अकेडमी के चैनल पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जाके आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ आए पिक्चर के वे में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसके आंसर बेसिकली क्या है। अच्छा, 4 वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड द मिनरल्स, ठीक है, ऑयल्स का मिलना, मिनरल्स का मिलना, ठीक है। टेरिटरी टू बी यूज फॉर द लॉन्चिंग ऑफ अ वेपन्स, जैसे कि आपको एग्जांपल याद ही होगा कि 1962 में
क्या हुआ था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिसमें किसने किसकी हेल्प की थी? आपको पता होगा, यूएसएसआर ने हेल्प की थी क्यूबा की, और क्यूबा किसके पास था? अमेरिका के पास था। तो आप देख सकते हो छोटे देशों की किस तरह से मदद ली जाती है। टू गेट लोकेशन फ्रॉम वेयर टू स्पाई ऑन देयर अदर कंट्रीज। ठीक है, अब क्या है, ये लोग किस लिए ऐसी चीज़ें करते हैं? ये लोग ऐसी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि छोटी देशों की मदद से एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सके, अपने जेम्स बॉन्ड क्रिएट कर सके। ठीक है, जेम्स बॉन्ड तो पता ही होगा ना कौन है। टू स्ट्रेंथन द आइडियोलॉजी। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या कहते हैं ना, आप किसी को ना फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते। फिजिकली क्या यार, आप किसी को चाटा मार दोगे, ठीक है, वेपन से गोली मार दोगे, बट अगर आप किसी को हर्ट कर सकते हो तो आप उसे मेंटली कर सकते हो, आइडियोलॉजी के वे में कर सकते हो। आप किसी को अगर इंप्रेस कर सकते हो ना, तो अपनी ब्यूटी और चार्म से उसे इंप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी से इंप्रेस कर सकते हो। आइडियोलॉजी मतलब क्या? आपके बोलने का तरीका। होते ना कुछ लोग होते हैं इतने मेलोडियस होते हैं कि आप उनसे बात करो, अरे यार क्या बात बोल रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे छोटी कंट्रीज के साथ किया जाता था बड़ी कंट्रीज द्वारा, कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, अच्छे वेपन्स देंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, और आपको लगता है कि ऐसी कंट्रीज जो आपको कुछ देना पसंद करेगी, जैसा कि आपको पता है चाइना ने पाकिस्तान और नेपाल, इनको बदल के क्या कर दिया? पाकिस्तान को क्या कर दिया? चाकिस्तान, और नेपाल को चेपाल कर दिया। क्यों कर दिया? जस्ट बिकॉज, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया को किसी भी तरह से अपने अंडर ले लो, और उसको अंडर लेने का तरीका क्या है? अपने साथ मिलाने का तरीका क्या है? इन छोटे देशों की मदद ली जाए। ठीक है, टू गेट इकोनॉमिक इनपुट फॉर न्यू डेवलपमेंट्स। और क्या है इकोनॉमिक इनपुट? क्या है, देखो छोटा देश होगा उसकी भी एक जीडीपी होगी। देखो जीडीपी क्या होती है? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कभी से डिस्कस करेंगे ढंग से कि जीडीपी क्या होती है, जब हम इकोनॉमी की सीरीज लेके आएंगे आपके लिए बेसिकली। ठीक है, तो एक देश की भी जीडीपी होगी, दूसरे देश की भी जीडीपी होगी, तो क्यों ना छोटे छोटे देशों की मदद लेके बड़े देश अपनी जीडीपी को अच्छा कर लें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एनालाइज एनी 3 constant on American power in your views, which constant can get more important in the future। तो हम सिंपल से में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से अवरोध हैं, ठीक है, ऐसे कौन सी फाउंडेशन है जो अमेरिका की शक्ति को कम कर सकती है। देखो ये क्वेश्चन तो शायद ऐसे भी आना चाहिए था कि यूएसएसआर की शक्तियों को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है, हम कैसे बाउंड कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अमेरिका के लिए ही क्यों आया है। तो समझने वाली बात यह है कि 1991 में एक पावर जो यूएसएसआर थी वो खत्म हो चुकी थी, और एक ही पावर एग्जिस्ट कर रही थी, और वो कौन थी? यूएसए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन किसके लिए आया है? यूएसए के लिए आया है। ठीक है, अभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे आपके लिए, जो आपने अभी क्वेश्चन देखे, जो भी जिन क्वेश्चनों का आपने आंसर किया, बेसिकली वो क्वेश्चन क्या थे? 2 मार्क्स का। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का था। ठीक है, वहाँ मैं ये बात बोलना भूल गया, बट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ना हमें 20 to 30 वर्ड का एक अच्छा सा पहले प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद क्या करना है? हमें की पॉइंट्स लिखने हैं, या हम फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें एंड में निष्कर्ष जरूर लिखना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है। अब आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया, बट कैसे लिखे? तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए एक डेमो आंसर अपलोडेड है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोडेड है, कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, इससे क्या होगा ना, टीचर आपसे इंप्रेस होगा कि हाँ यार बच्चा अच्छा कंक्लूजन लिख रहा है। और कंक्लूजन की एक बात याद रखना, जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उसे हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिखा जाना चाहिए। क्योंकि देखो यार नेगेटिव तो कोई भी बोल सकता है, आप ये कर सकते हो जी, नहीं मेरे बस की तो नहीं है, तो दुनिया को आता है मेरे बस की नहीं है बोलना। बट आप दूसरों से अलग कब हो? जब आप ये बोलते हो हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, आपको एक ऐसा निष्कर्ष देना है जिससे टीचर को लगे हाँ यार ये बच्चा पॉजिटिव सोच सकता है। अगर क्वेश्चन है इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में लिखो, राइट डाउन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आपको कंक्लूजन लिखना, आप बुरा लिख रहे हो नहीं, इंडिया बम फोड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया पे बम फोड़ता है जी, नहीं, आप पॉजिटिव वे में लिखो कि हाँ पाकिस्तान और इंडिया अच्छे म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ समय में सुधर जाएगा। तो कुछ अच्छे स्टेपों की बात लिखो वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जो हमारा 25th क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। तो अमेरिका की जो वहाँ की बेसिकली पार्लियामेंट है, या जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगाती है अमेरिका के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडन। ठीक है, और आपको पता होगा कि 20 जनवरी जो आने वाली हमारी 20 जनवरी, उस डे पे वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, एज अ 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और इंडिया और अमेरिका के संबंध अच्छे बने रहे, हम तो यही चाहते होंगे एज अ आईआर स्टूडेंट।
ठीक है। तो जो अमेरिका का जो फंक्शन है, वर्किंग फंक्शन है, वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है। ओपन नेचर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, तो जो अमेरिका के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे देखो हमारे यहाँ क्या, अगर हम बात करें ना, तो हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप का, फेसबुक का, ट्विटर का यूज़ करते हैं, इंस्टा का यूज़ करते हैं, और हाइक, ठीक है, टेलीग्राम, पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं, ठीक है। बट अगर हम बेसिकली बात करते हैं अमेरिकन की, तो ना अमेरिकन जो होते हैं, आप ये कह सकते हो कि ना वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है अपने राइट्स के लिए, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमसे काफ़ी साल आगे हैं, हमारी सोच को लेकर भी। देखो, सोच का मतलब ये नहीं कि हम सोच से ख़राब है उनसे, बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी सोसाइटीज़ में क्या होता है कि हम लोग ना अपने से ज़्यादा दूसरों से मतलब रखना पसंद करते हैं। अरे वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। एक्चुअली अगर हम इतना ध्यान अपने आप पे देना, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं, जो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है। तो जो हम बर्बाद करते हैं, जैसे कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होता कि हमारे न्यूज़ चैनल पेड न्यूज़ चैनल होते हैं। वो क्या दिखाते हैं, इसका कुत्ता भाग गया, उसने उसका खून कर दिया, ठीक है, इसने उसकी वहाँ चोरी कर ली, यहाँ पे ये हो गया। सेफ्टी मेजर की बात नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक हॉस्पिटल में आग लग गया, बहुत बुरी खबर थी कि 10 न्यू इन्फेंट, जो नवजात शिशु थे, वो जल के मर गए। तो अब ये बात नहीं हो रही कि उन मेजरमेंट को ठीक कैसे किया जाए, बात ये हो रही है कि जल के मर गए, और उस पर हो रही है कंट्रोवर्सी क्रिएट। तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता। इन कंट्रीज़ में मेजरमेंट लिए जाते हैं, चीज़ों को ठीक करने की बात करी जाती है, ठीक है। Member of the NATO, as US has enormous interest for its economy to grow allies, and the member of the NATO can get more importance because the growth of the economy is a very important for each and every country। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको पता है, जो नाटो है, इसका सदस्य कौन है, अमेरिका है, ठीक है। बेसिकली देखो, अमेरिका की खुरापात थी कि अमेरिका ने नाटो बनाया था 1949 में, जो आज भी है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं नाटो से भी डर है कि देखो, अगर अमेरिका अब गलत करता है, तो नाटो एक काफ़ी बड़ा संगठन हो चुका है, ठीक है, उसमें अच्छे देश हैं, तो वो अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, जिससे अमेरिका को दबना पड़ जाएगा। A candidate may choose any one of the above option, 1 mark as awarded for a writing, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या आता है, जो आपके ऑप्शन थे ना, आप कोई भी इसमें चूज कर लो, ठीक है। ये आपके सारे ऑप्शन ठीक है। अब मैं ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये भी अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगाते हैं। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है, जैसे आपने सुना होगा आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क सुना होगा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन सुना होगा, ठीक है, एससीओ सुना होगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसमें 193 कंट्रीज हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। तो ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगा सकते हैं। इसको छोड़ के देखो, जो आज का वर्ल्ड है ना, वो यूनिपोलर नहीं है, एक ध्रुवीय नहीं है, या तो वो पोलरलेस है या मल्टीपोलर, यानी बहुध्रुवीय है या ध्रुव विहीन है। मतलब आपको दिख रहा होगा, एक तरफ अमेरिका पावरफुल है, तो दूसरी तरफ रूस भी है, तीसरी तरफ आप चीन को देख सकते हो, उसी तरफ आप इस समय इंडिया को भी इमर्जिंग कंट्री के वे में काउंट कर सकते हो, जापान को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंट्रीज और भी हैं जो ऐसे ही आगे बढ़ती हुई दिख सकती है आपको। तो आप मान सकते हो कि आज भी अमेरिका को कहीं ना कहीं डरने की जरूरत है। बेशक अमेरिका पावरफुल कंट्री है, इसमें नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका आज भी अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा नेम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दोनों क्वेश्चनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडियन इन 1947। तो ऐसे कौन से 4 परिणाम है जो सामने आए जब भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ अ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। तो ऐसे 3 कारण बताने हैं जिसकी वजह से क्या हुआ था, ऐसे 4 कारण बताने हैं जिसकी वजह से जो भारत के पहले 3 चुनाव हुए थे लगातार, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे रही, ठीक है। तो इसे डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि 1947 में ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जब पार्टीशन हुआ था तो कौन सी चीज़ें सामने आई। अच्छा देखो, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, जब किसी चीज़ का एंड होता है तो कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम आते हैं, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका कारण होता है। तो हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला, अ लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बड़े नंबर में लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और लगभग अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान है
और ये इंडिया है, तो लगभग 12% लोगों को ये नहीं पता था आज़ादी वाले दिन कि वो इस समय इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, यानी वो इस सर्कल के बीच में खड़े थे और उन्हें आइडिया ही नहीं था। सोचो, लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, अपने घर बार यानी सारी चीज़ें छोड़ के कहीं और बसना पड़ा। ठीक है, किलिंग्स एंड द एट्रोसिटीज ऑन द बोथ साइड्स, तो लोगों को बहुत बड़े वे में मारा गया, जिनोसाइड हुआ था, नरसंहार, लाखों लोगों को मारा गया। और पता है, आपने अगर एक मूवी देखी हो, गदर मूवी है एक, ठीक है, उस मूवी का सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पार्टीशन के समय था। तो बहुत से लोगों ने तो अपने घर की बहू बेटियों को जहर खिला दिया ताकि उनकी इज्जत और आबरू को बचा के रखा जा सके। ठीक है, सेल्फ एस्टीम के लिए। तो आप देख सकते हो कितने बड़े वे में जीनोसाइड हुआ। सोचो, खुद की फैमिली में आप खुद किसी को मारने के लिए बोल रहे हो तो कितना अजीब सा लगेगा। डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया था। अभी धर्म होता क्या है, कहाँ से आता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, जितनी हिस्ट्री पढ़ी मैंने इंडिया के अंदर। बट आई डोंट नो लोगों को कैसे पता है कि हाँ, जो हिंदू होते हैं उनके लिए टेम्पल्स होने चाहिए, जो मोहम्मदन्स होते हैं उनके लिए मॉस्क मस्जिद होनी चाहिए, जो सिख होते हैं उनके लिए गुरुद्वारा होना चाहिए, जो ईसाई होते हैं उनके लिए चर्च होना चाहिए। बट स्टिल वी ऑल आर अ सेम। अगर नेचर देखा जाए तो सेम वे है, हमारा ब्लड भी सेम होता है। बट लोगों को डिवाइड क्यों करते हैं, पार्ट क्यों करते हैं, शायद वही जानते होंगे। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता वर डिवाइडेड। तो ये ना मेजर सिटीज़ थी। जैसे आपको पता होगा कि लाहौर, जहाँ पे बहुत बड़े वे में आपको मुसलमान दिख सकते थे, इंडियंस भी थे। अमृतसर, कोलकाता, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी, बहुत लोगों को मारा गया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लगभग उस समय बॉर्डर पे थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पीपल हैड टू फेस इमेंस सफरिंग, लोगों को बहुत बड़े वे में सफ़र करना पड़ा। अगर आपको एक एग्जांपल और देखना हो मूवी के वे में, तो आप भाग मिल्खा भाग एक मूवी है जिसमें आप पार्टीशन का सीन देख सकते हो। और सेम एक ऐसी मूवी है गोल्ड, जिसके अंदर मतलब इंडियन हॉकी का जिक्र किया गया है, जिसमें पार्टीशन दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इन कुछ मूवीज़ को देखना रेफरेंस के तौर पे, थोड़ी बहुत ही देखना, बट आपको दिखाई देगा अच्छा पार्टीशन में ऐसा कुछ हुआ था, लोगों के साथ इतने बड़े लेवल पे हुआ था। हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को, सोच सकते हैं इससे ज़्यादा तो कुछ, क्योंकि हम जब, चलो इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है वैसे। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जिन पे हम कितनी भी बात कर ले, टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसे कौन सी वजह थी जिसमें जो पहले हमारे 3 चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आई थी। अच्छा, भारत में जो सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस, उसे 1885 में बनाया गया था, और इसे 1885 में ओ.एम. ह्यूम द्वारा बनाया गया था। जो कौन थे, ये बेसिकली एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इनका नाम ए.एम. ह्यूम, ऑक्टेवियन एल्वियन ह्यूम था। ठीक है, इन्हें OU भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्टेवियन एल्वियन ह्यूम। अब इन्होंने करा क्या था, बेसिकली इन्होंने कांग्रेस बना दी थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। और ये क्यों बनाई थी, इसे बनाने का रीज़न था सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है क्या, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब क्या है, इसे कहते हैं सुरक्षा कवच का सिद्धांत। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो इंडियंस ने करा, और कुछ सही हुआ तो हम ब्रिटिशर्स ने करा। इस सिद्धांत पे इन्होंने बनाई थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और ये एकमात्र पार्टी थी जो आज़ादी से पहले थी, जिसकी वजह से शुरू के 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिली थी। इट वॉज द ओनली ऑर्गेनाइज पार्टी इन इंडिया। तो उस समय इंडिया के अंदर एकमात्र यही पार्टी थी जो ऑर्गेनाइज वे में देखी जा सकती थी। हैड द कैरिस्मेटिक लीडर लाइक नेहरू। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें करिश्माई नेता थे, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का होना, के कामराज, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का होना, तो ऑब्वियसली पार्टी तो बहुत पॉपुलर थी। हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री। और ये पार्टी पूरे कंट्री में फैली हुई थी। डिवीजन ऑफ अ वोट्स अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हेल्प द कांग्रेस टू गेट द मेजोरिटी। और आपको जैसे पता ही है कि आज की जितनी भी पार्टी है, अगर आप BSP बोलो, बहुजन समाज पार्टी, या BJP बोलो, भारतीय जनता पार्टी बोलो, या JDU बोलो, जनता दल बोलो, ये सारी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां हैं आज के समय। तो जो कांग्रेस थी वो सभी विचारधाराओं को लेकर चलने वाली पार्टी थी, जिसकी वजह से उसे शुरू के 3 चुनाव में बहुत बड़े वे में वोट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन एनी 4 फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के बारे में बात करनी है हमें। अब विदेश नीति होती क्या है, पहले देखो, विदेश नीति का सिंपल सा मतलब है कोई एक कंट्री अपने आप को सेफ रखने के लिए किसी दूसरी कंट्री से किस तरह के संबंध बनाती है, उसे विदेशी संबंध कहते हैं। आज के समय ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके विदेशी संबंध ना देखे जाएं।
हमें इंडिया के वे में डिस्कस करना है तो जैसा कि हमें पता है इंडिया एक काफ़ी इमर्जिंग कंट्री है, तो इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत हद तक चेंज भी करा है। जो इंडिया की पहले पॉलिसी हुआ करती थी लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी, वो एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इस समय के ऑनरेबल पीएम है उनका मानना है कि हमें लुक की जगह एक्ट करना चाहिए, यानी देखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें चीज़ों को करना भी पड़ेगा जिससे हमारे संबंध अच्छे बने देशों से। फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी देखते कौन से हैं। नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑन कंसर्न, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट होना कि हम देश के लिए क्या करना है, और खुद के ये कंसर्न होना कि हम किस कंट्री से कैसे संबंध बनाते हैं। द कोलैप्स ऑफ अ कॉलोनिज्म एंड राइज ऑफ अ न्यू कंट्रीज, जैसे 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान दिया। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने 1954 में चाइना के साथ पंचशील को साइन किया था। अब ये पंचशील क्या था? पंचशील मतलब 5 फिलॉसफी थी, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस है, ठीक है। पंचशील में हमने म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक साथ सहयोग की बात करी थी कि हम चाइना के साथ हमने साइन किया था कि हम एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के कल्चर का ट्रेड करेंगे, अच्छा टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, हमने ऐसी चीज़ों के लिए साइन किया था। द ट्विन चैलेंजेस ऑफ अ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, अब देखो हमारे पास उस समय प्रॉब्लम थी कि हमें वेलफेयर करना है, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो हम किस ऑप्शन के साथ गए? हम गए नेम के साथ। अब ये नेम क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमने नेम अपनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना लिया, और हम ना तो अमेरिका के साथ गए, ना ही तो हमने कैपिटलिज्म यानी नाटो अपनाया, ना ही कम्युनिज्म यानी यूएसएसआर का वारसा अपनाया। डेमोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, और हमने क्या करा, हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को भी ध्यान दिया गया। इंडिया ही वो पहला देश है जो एनवायरनमेंट पे पहले एक्ट लेके आया था। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसे 2010 में बनाया गया। ऐसे हमारे यहाँ सीपीसी भी है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 में आया। तो इंडिया पहली कंट्रीज है जिसने अपने खुद के प्रोविजन में यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, एफआर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, इन सबों में इंडिया ने अपने एनवायरनमेंट को भी शामिल किया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, ठीक है, तो इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज़, हम अपने परमाणु हथियारों का पहले कभी यूज़ नहीं करेंगे। इस थ्योरी को कहते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम की थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एशिया के अंदर, बेसिकली एशिया के अंदर लगभग 48 कंट्रीज आती है, 49, क्योंकि देखो जो रशिया है, जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रशिया है, वो बेसिकली यूरोप में भी काउंट होता है, और जो चाइना को इतना अच्छा मानते नहीं है क्योंकि चाइना अपने मन की चलाता है। तो एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री आई वो कौन आई? इंडिया आई। तो जो इंडिया है उसने क्या बोल रखा है? नो फर्स्ट यूज़, कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन का कभी पहले यूज़ नहीं करेंगे। बट हालांकि कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले की बात है, उस समय ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी, फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी हो चुकी है। अगर हमें लगता है कोई देश हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम टैक्टिकल वेपन्स, मतलब छोटे स्तर पे जो परमाणु हथियार होते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जो सीधा सीधा किसके लिए बोला गया वर्ड था? पाकिस्तान के लिए बोला गया वर्ड था। और आपको पता ही होगा कि हम कितने बड़े वे पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेते हैं हमारे यहाँ वेपन्स को डेवलप करने में। जैसे कि हमारे यहाँ जो मिसाइलें हैं, इन्हें याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? जैसे कि आपको पता होगा पटना, PATNA पटना, ठीक है। तो P फॉर क्या? पृथ्वी, A फॉर अग्नि, 3 फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो हमारे यहाँ इस तरह की मिसाइलें हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या होते हैं, बाबर, गौरी, औरंगजेब, जहांगीर, वो अपने वंशजों पे वो नाम रखते हैं, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक है, इसमें जो आगे क्वेश्चन है आपके, ठीक है, उनको हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और हमने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है। और साथ ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली करंट अफेयर भी डालते हैं।